लाइट कैमरा एक्शन। कभी प्रसव पीड़ा झेली है? आगे नहीं बताऊंगा। आगे हम देखेंगे। इस बार आप लेकर आ रहे हैं एक नई मूवी जिसका नाम है अलार्म। इस फिल्म में प्रॉब्लम दिखाई गई है और प्रॉब्लम के साथ उसका हल भी दिया गया है। अपने इतिहास को जानना जरूरी है। अगर आप फिल्म में काम करते हैं या फसल उगाते हैं तो बिना जड़ों के खेती लहला नहीं सकते आप। रेडियो नाटक को मैंने पनपते हुए देखा है। डायरेक्शन में कैसे पहुंच गए आप? रेडियो प्ले इज माई फर्स्ट लव। जिस दिन मैं अपने काम पर 100% सेटिस्फाइड हो जाऊंगा उस दिन मेरी ग्रोथ रुक जाएगी। मूवी बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। बिल्कुल, बहुत मेहनत लगती है। एक जन तक भी पहुंच गई और उसने उस चीज को अपनी जिंदगी में अपना लिया तो आप सक्सेसफुल हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रुचि भैराली। बातों बातों में एक बार फिर आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, ऑल इंडिया रेडियो के बेताज बादशाह आज हमारे साथ हैं। आपने ज़रूर कहीं ना कहीं उनकी आवाज़ सुनी ही होगी। ना केवल वो एक अच्छी आवाज़ हैं, वो एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं और एक्टर हैं। आज हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे उनकी ज़िंदगी के सफ़र में किस तरह के उतार चढ़ाव आए और आज हम उनसे क्या सीख सकते हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आदरणीय नीरज शर्मा जी का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका बातों बातों में। आप सबको नमस्कार। थैंक यू। बहुत खुशी हो रही है आपको देखकर एक बार फिर। और मुझे इतना अच्छा लगता है कि मेरा बचपन जो है ना वो आपके साथ जुड़ा हुआ है। ना केवल मेरा बचपन, हिंदुस्तान के हर बच्चे का, हर नौजवान का। अच्छा, मैं इतना बूढ़ा लगता हूँ क्या? नहीं, बूढ़ा नहीं, बूढ़ा नहीं। मैं ये ऑडियंस के लिए कहना चाहती हूँ और उन्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर वो रेडियो पसंद करते हैं या कभी सुना होगा तो शायद ही ये हो सकता है मुमकिन कि आपने इनकी आवाज़ ना सुनी हो। शायद हो सकता है कि चेहरा आपको लग रहा हो कि बहुत नया है, लेकिन ये आवाज़ आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी ज़रूर सुनी होगी। शायद आपको वो ऐड याद हो, वो कमर्शियल एक ऐड चलता था रेडियो पर, सोना हवाई चप्पल, जो इतना ज़्यादा पॉपुलर था, इतना ज़्यादा पॉपुलर था कि बच्चे बूढ़े जवान सब गुनगुनाया करते थे और मस्ती में करते थे ये बातें। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल। ये आप ही की आवाज़ में था सर? हाँ, वो सोना हवाई चप्पल का जो विज्ञापन था वो बाई चांस बन गया। मुझसे कहा गया कि सोना हवाई चप्पल का ऐड बनाना है, कुछ एक्सक्लूसिव सा आइडिया होना चाहिए। तो अब एक्सक्लूसिव आइडिया तो वही होता है जो क्लाइंट को पसंद आ जाए। तो बहुत सोचा क्या किया जाए। तो मैंने एक स्क्रिप्ट कागज़ पे लिख डाली और वो कुछ इस तरह थी। दो जने बात कर रहे हैं आपस में। एक ने पूछा आपका नाम, दूसरे ने जवाब दिया सोनाराम। सोनाराम। तो सवाल जवाब थे। आपका नाम सोनाराम, रहते कहाँ हैं? सोनीपत में। खाते क्या है? सोन हलवा। पहनते क्या है? सोना हवाई चप्पल। क्या बात है, सोना ही सोना, सोना हवाई चप्पल। क्या सोने की सी बात कर दी रुचि जी ने। तो ये सोना जो है ना, ये कानों में सोने जैसी ही आवाज़ सुनाई पड़ती है और मज़ा आ जाता है और बचपन याद आ जाता है कि कितने स्वाद के साथ, कितने मज़े के साथ हम उसे सुना करते थे और दोहराया भी करते थे। थैंक यू। ये एक लंबी जर्नी है रेडियो के साथ आपका जो रिश्ता। आपकी किताब भी आई माइक का दीवाना, जिसे हमने बड़े मतलब दिल खोल के पढ़ा और बहुत कुछ सीखने के लिए है। अगर कोई वॉइस आर्टिस्ट उसे पढ़ता है तो बहुत कुछ उसके अंदर है जो आप सीख सकते हैं। और ख़ास तौर पे इतना लंबे सफ़र में 40 साल का जो ये 50 साल से ज़्यादा 50 साल से ज़्यादा का सफ़र का बहुत ही कमाल की बात है। तो इतने बड़े सफ़र में वॉइस एक्टिंग के साथ, एक्टिंग के साथ, डायरेक्शन के साथ एक लंबी जर्नी के बाद अब आप एक नई मूवी लेकर आ रहे हैं। क्योंकि यूँ तो पिछली कई मूवीज़ को आपको बहुत सराहा गया, बहुत अवार्ड्स भी मिले जी। और लास्ट जो आपकी डिनर डेट थी, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत मूवी और बहुत अच्छा मैसेज लेकर आपकी मूवीज़ आती हैं। इस बार आप लेकर आ रहे हैं एक नई मूवी जिसका नाम है अलार्म। ये अपने आप में सुनकर ही दिमाग में ना मतलब एक घंटी बजती है कि यार ये क्या है, अब ये क्या। बात ये है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है कि हर एज और हर स्टेज पर आदमी सीखता है। अगर वो सीखना बंद कर दे तो उसकी ग्रोथ ख़त्म हो जाती है। तो मैंने एक बार यश चोपड़ा जी को, जाने माने निर्माता निर्देशक, उनको कहते सुना था बातचीत के दौरान।
और मुझे अचला नागर जो हैं, जिन्होंने इसका फिल्म आई थी ना अभी एक, उसकी स्क्रिप्ट भी लिखी है जो तलाक पर थी फिल्म, तो उनके अचला नागर जी से बात करते हुए, और मैंने इंटरव्यू में भी सुना था, उनका कहना ये था कि आप कुछ भी बनाएं, किस लिए बनाते हैं आप? या तो हंसने हंसाने के लिए, लाइट एंटरटेनमेंट हो, आप उसको बना रहे हैं, या उसमें कुछ मैसेज होना चाहिए। तो यश जी जब सुनते थे, कहानी सुनते थे, तो वो सीधा पूछते थे मैसेज क्या है, मैसेज क्या है, मैसेज क्या है। तो ये दिमाग में मेरे बात बैठ गई कि मैं कुछ भी बनाऊंगा उसमें मैसेज ज़रूर होना चाहिए। तो चाहे वो नई भारत फिल्म हो, वो भी देखी थी आपने, उसमें भी बहुत ज़बरदस्त मैसेज है, डिनर डेट में मैसेज है, और उसके बाद जो उससे पहले मकान नंबर 205 बनाई थी, उसमें भी मैसेज था। अभी जो अलार्म फिल्म है, इसके अंदर बहुत बड़ा मैसेज है, और मैं इस बात को बड़े फ़ख्र से कह सकता हूँ कि इस फिल्म में प्रॉब्लम दिखाई गई है और प्रॉब्लम के साथ उसका हल भी दिया गया है। आमतौर पर प्रॉब्लम दिखा के लोग छोड़ देते हैं कि ये प्रॉब्लम है, अब क्या किया जाए इसका, एंड में वो पेन के साथ स्टॉप हो जाता है, स्टॉप हो जाती है। लेकिन यहाँ पर हल भी दिया गया है इस फिल्म के अंदर। कमाल। तो ये एक ऐसा अलार्म है जो हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए, हमारे यूथ के लिए दिमाग की घंटी है, और हमारे पूरे परिवार के लिए दिमाग की घंटी है कि वो दिमाग की घंटी बजनी चाहिए, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन और जेनेटिकली वो सफ़र ना करे। बिल्कुल, ये उस पर फिल्म है। एक बात याद आती है आपसे जब भी मैं मिलती हूँ, ये तो मैं आपको काफ़ी अरसे से जानती हूँ, जैसे बिस्किट्स में बात करेंगे, आप कहेंगे क्या बात कर रही है, लेकिन मुझे बड़े दिल में आता है, तो पार्ले जी हमें अपना सा लगता है। ऐसे ही किचन में जब हम आजकल ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं, सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन देसी घी में अपनापन सा लगता है। तो आपकी मूवीज़ जो है ना, उसमें बड़ा अपनापन है, बहुत प्योरिटी है, वो जो क्लासिकनेस है, मतलब मैं कहना ये चाह रही हूँ कि वो जो क्लासिकनेस है, फूहड़ता नहीं है, बकवास नहीं है, और शायद उस तरह के आजकल जो गाने डाल दिए और मैसेज के नाम पर कुछ नहीं है, और करोड़ों रुपए लगाकर एक मूवी बनाई जाती है, और आजकल एआई की हेल्प से बहुत कुछ दिखाने की कोशिश की जाती है, जो हम पहले से जानते हैं उस बात को दोहराया बार बार जाता है, मैसेज नहीं होता। और आपने एक बहुत अच्छी बात की कि आपका तो मकसद ही है कि मैसेज होना ही चाहिए। पुरानी कहानियों में जब हम स्कूल में पढ़ते थे और दादी नानी भी कुछ सुनाती थी, तो लास्ट में बताते थे इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है। हर चीज़ कुछ हमें शिक्षा अगर देकर जाए तो हमारे वो संस्कारों में आ जाता था। क्या रीज़न है कि आप जैसी सोच, वो देसी घी वाली प्योरिटी, वो क्लासिकनेस लोगों में आजकल नहीं देखने को मिलती? इसका सबसे बड़ा कारण, मतलब एक दो कारण ऐसे हैं, उसमें सबसे जो बड़ी बातें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो परिवार की अपब्रिंगिंग, जिस परिवार में आप पैदा हुए हैं उसमें आपका लालन पालन पोषण किस प्रकार हुआ है, आपके माता पिता ने आपको क्या बताया है, क्या सिखाया है, अपने कल्चर को, अपनी रीति नीति को, अपने इतिहास को आप कितना जानते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपका गुरु, कि जो गुरु आपको मिला, गुरु कई होते हैं, शिक्षा देता है वो गुरु होता है, बिजनेस सिखाता है वो भी गुरु होता है, लेकिन जो आपको गुरु सिखाता है, वो जो गुरु है वो क्या था, उसने आपको कैसे सिखाया है, उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। तो इत्तेफाक से मुझे गुरु भी ऐसे मिले, और मेरे माता पिता तो ऐसे थे ही कि वो कुछ भी कहो तो पहले डांट पड़ती थी, और उसके बाद वो समझाते थे कि नहीं बेटा ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, जो आजकल नहीं होता। आज का यूथ न जानना चाहता है, न समझना चाहता है, न सुनना चाहता है, और न पढ़ना चाहता है। अभी 2-3 दिन पहले मैं एक व्यक्ति से मिला, वो अपने आप को फिल्म मेकर कहते हैं, और बातचीत के दौरान ही मैंने उनसे पूछ लिया, अच्छा, मैंने उनको बताया कि मैंने 1985 में पहला टेलीविज़न सीरियल बनाया था, प्रथम प्रतिश्रुति, आशा पूर्णा देवी के बांग्ला उपन्यास का हिंदी वर्जन, बहुत ही प्रसिद्ध, और आज भी उसकी चर्चा की जाती है। और मैं ये बताना चाहती हूँ खास तौर पे आपको टोकते हुए कि मेरे इतने सारे मैंने पॉडकास्ट किए हैं, अक्सर प्रथम प्रतिश्रुति का नाम जो है आता रहा है। कई लोगों ने जिक्र किया कि प्रथम प्रतिश्रुति से हमारी शुरुआत हुई, हमने उससे सीखा, हमने उसमें काम किया। जी,
तो मैंने बताया उनको कि भाई मैं तो डायरेक्टर नहीं था, लेकिन मैंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट उठा लिया था, ज्ञानपीठ अवार्ड मिला हुआ था उसको, बिल्कुल। तो उसका काम मैंने करना था। तो मैंने ऐसे लोगों को अपने साथ रखा, जिसमें एक अभिजीत चट्टोपाध्याय थे जो मेरे आर्ट डायरेक्टर थे, ये वजह सेविंग ग्रेस, और दूसरे थे बाबू चौधरी जिनका नाम है समीर चौधरी, वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो उन सज्जन से जो मैं बात कर रहा था, इज ए यंग मैन, तो मैंने उनसे कहा कि समीर चौधरी का जब नाम आया तो बोले हाँ मैं बाबूदा को जानता हूँ। मैंने कहा आप जिन बाबूदा को जानते हैं वो B.R. इशारा है, B.R. इशारा को ही बाबूदा कहा जाता है इंडस्ट्री में। मैंने कहा जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो सलील चौधरी के छोटे भाई, आप जानती हैं सलील चौधरी जाने माने म्यूजिक डायरेक्टर। तो बाई चांस मैंने उनसे पूछ लिया कि आप सलील चौधरी को जानते हैं? बोला नहीं, वो सलील चौधरी। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप गुलशन बाबरा को जानते हैं? ओह माय गॉड, नहीं। मैंने कहा अरे क्यों? नहीं, ये सब जानने की जरूरत नहीं है, मैं जो काम कर रहा हूँ आई एम मेकिंग मनी, मुझे जरूरत ही नहीं है ये सब जानने की, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने कहा आप R.D. माथुर को जानते हैं? R.D. माथुर जो मुगल आजम के सिनेमेटोग्राफर थे। R.D. माथुर इज ए लेजेंडरी फिगर जिसने बाउंस लाइट इस इंडस्ट्री को दी, सिखाया बाउंस लाइट क्या होती है, और आज बाउंस लाइट का इस्तेमाल हो रहा है। तो मैंने कहा उनको जानते हैं? कहते हाँ वो म्यूजिक वाले R.D. बर्मन से कंफ्यूज कर रहे थे। ओह माय गॉड। तो मैंने उनसे कहा आपको कुछ नहीं आता। वो नाराज हो गए और वो काफी कुछ उन्होंने बोला। तो मैंने कहा बेहतर ये है कि मैं शांत हो जाऊं, मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। ये बात सुनाने का अर्थ क्या है? अर्थ ये है कि आज की जनरेशन को अपने इतिहास को जानना जरूरी है। अगर आप फिल्म में काम करते हैं या फसल उगाते हैं तो बिना जड़ों के खेती लहला नहीं सकते आप। अपनी जड़ों को जानना जरूरी है। ये बिल्कुल इस तरीके से है कि जैसे आप परिवार में अपने पिता, मैं इनका पुत्र हूं, लेकिन उसकी आपके दादा कौन थे, आपके परदादा कौन थे, वो क्या करते थे, आपकी दादी कौन थी, आपको नहीं मालूम है, तो आपको कुछ नहीं मालूम। अपने प्रोफेशन के बारे में अगर आपको नहीं मालूम तो आपको पता क्या है? मतलब वो जानना ही नहीं चाहते कि पुराने लोग कौन थे और उन्होंने क्या दिया है। वो ये भूल गए कि जिस बुनियाद पर वो खड़े हैं उन्हीं की दी हुई है। और उस समय लोग कितने कायल थे रेडियो की, जैसा कि मैंने भी जिक्र किया कि शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने आपकी आवाज़ नहीं सुनी, आपकी कहानी नहीं सुनी, आपका वो सिसकना नहीं सुना, आपकी वो हंसी नहीं सुनी। ये मेरे गुरु का आशीर्वाद है, श्रीमान सत्येंद्र शरद। क्योंकि इतनी बड़ी बात है। मुझे याद है कि हमने फैमिली में देखा कि दादाजी कान में लगाया हुआ है रेडियो और चले जा रहे हैं, घूम रहे हैं। गाँव में, गलियों में लोग खाट के नीचे रेडियो रख के सो जाते थे और सुन रहे हैं, कहानी में खो गए हैं। उन्हें नहीं पता, शायद याद भी नहीं रहता होगा कही किसने है, लिखी किसनी है, लेकिन वो एक रिश्ता रेडियो से जो था वो बनाने के पीछे जो मेहनत है वो आप लोगों की है। देखिए, ब्रॉडकास्टिंग को 90 साल कंप्लीट हो गए अभी। लोग हमारे आकाशवाणी में सेलिब्रेट किया जा रहा है जी। और मैं बड़े फख्र से कह सकता हूँ कि सन 1973 में मैंने आकाशवाणी में पहला कदम रखा था और आज मान लीजिए आज हो गए 52 साल हो गए। कमाल है। 52 साल से मैं आकाशवाणी से लगातार जुड़ा हुआ हूँ और मैंने फिल्में कुर्बान कर दी हैं, लेकिन रेडियो नाटक कभी नहीं छोड़ा। कारण बताऊंगा आपको क्यों नहीं छोड़ा। आज मैं ये कह सकता हूँ क्योंकि मैं आकाशवाणी का नाटक का कलाकार हूँ। तो मैंने जो रेडियो नाटक है, टेलीविजन पे तो हम सब देखते हैं, लेकिन रेडियो नाटक अगर आप लाइट बंद करके सिर्फ सुने तो आपको वो चित्र बना के प्रस्तुत कर देता है। यू कैन विजुअलाइज एवरीथिंग। तो रेडियो नाटक को मैंने पनपते हुए देखा है। सन 1973 में क्या था और 2025 में क्या है आज। तो वो जो एवोल्यूशन है उस पूरे प्रोसेस को मैंने देखा है, महसूस किया है, खुद किया है। और इसी के बाद ही मैंने ये पुस्तक लिखी, माइक का दीवाना। और इसके अंदर वो सारी चीजें हैं। आप वॉइस की बात कर रही थी जी। तो मैंने ये पुस्तक लिखी है हमारे आज के नौजवानों के लिए जी। वॉइस क्राफ्ट क्या होता है समझें। मैंने उसमें एक शब्द और जोड़ दिया है, वॉइस क्राफ्ट इंजीनियरिंग जी। अभी इंस्टीट्यूट की बात करेंगे, वहां मैं इसको ये कोर्स में मैंने ऐड किया है।
तो वॉइस क्राफ्ट इंजीनियरिंग अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। आप कहीं चले जाइए, आप वकील हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कॉर्पोरेट में काम करने वाले आदमी हो, आप कुछ भी हो, या परफॉर्मर हो, या सेल्समैन हो, मार्केटिंग के आदमी हो, आपको क्या चाहिए सामने वाले को कन्विंस करने के लिए, बात करने के लिए? आवाज, स्पीच। बिना स्पीच के कैसे करेंगे? तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है ये जो स्पीच होता है। और इत्तेफाक से हमें गुरुजन ऐसे मिले, आदरणीय सत्येंद्र शरद जैसे, आज वो इस दुनिया में नहीं है और मैं उन्हें मिस करता हूं। तो आज की जो जनरेशन है उसको मैं बताना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि आपको इन चीजों को जानना होगा, समझना होगा। आप फिल्म देख रहे हैं कोई भी, आप मेरी फिल्म देख रही है, अलार्म जब आएगी आप देखेंगे उसको, उसका ऑडियो बंद कर दीजिए। कितनी देर देखेंगे आप उसको, है ना? पिक्चर को ब्लैक कर दीजिए, यू कैन कीप ऑन लिसनिंग। बिल्कुल, आप समझ सकते हैं, आप चित्र बना सकते हैं आराम से। तो ये इंपॉर्टेंस है हमारी स्पीच की। कमाल है। तो ये बहुत जरूरी है सब लोगों को जानना और समझना। आप डायरेक्शन में कैसे आए? क्योंकि बहुत अच्छा एक करियर चल रहा था, कहानियों में डूबे हुए नीरज शर्मा जी, और इतनी अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट्स आपके पास आती रहीं, आप उन्हें पेश करते रहे बखूबी, लोगों ने इतना प्यार दिया आपको, एक चमकता हुआ सितारा। तभी मैंने कहा बेताज बादशाह हैं आप रेडियो की दुनिया के। तो ये निर्देशन में कैसे, डायरेक्शन में कैसे पहुंच गए आप? मैं बताऊं आपको कि मैंने सबसे पहले मैं ये बात बताना चाहूंगा कि मैंने माइक्रोफोन रोमांस बहुत किया जी। सबसे ज्यादा किया है। रेडियो नाट सबसे ज्यादा किया है। और ऐसा रोमांस किया है कि अगर कोई सुन ले तो उसे लगे पता नहीं अंदर क्या हो रहा है, ऐसा रोमांस किया है। आई एम ग्रेटफुल टू सुचित्रा जी एंड वीना होरा, सुचित्रा गुप्ता, जिनके साथ मैंने ये सब प्लेस किए। तो करते करते कमर्शियल मैंने बहुत की। आपने अभी बात की उसकी, विज्ञापनों की, सोना ही सोना की बात की। तो करते करते मैं ऐसे लेवल पर पहुंच गया, जैसे ये कमरा है, इस कमरे में हम एलिवेट होते जाएं छत तक पहुंच जाएंगे स्टूडियो की। छत के बाद छत तोड़ के तो बाहर नहीं निकल जाएंगे आप, और वहां टिके रहना बड़ा मुश्किल काम है। एक ही लेवल पे आप टिके रहें तो अभी स्टेल हो जाता है सब कुछ। तो मेरे दिमाग में ये खुराफात आई कि मुझे कुछ डाइवर्जन लेना चाहिए। 1985 में 85 तो उन दिनों टेलीविजन पे, नए दूरदर्शन पे प्रपोजल्स लिए जा रहे थे। तो मुझे शरद जी ने सजेस्ट किया कि भाई ये ले लो। प्रथम प्रतिश्रुति मैंने पढ़ा और पढ़ने के बाद राइट्स लिए और उसको बनाने की कोशिश की। अब वो बंगाल का सब्जेक्ट था, तो बंगाल से आर्ट डायरेक्टर को बुलाया, पार्थोदास ने बंगाल का सारा म्यूजिक दिया, समीर चौधरी को बम्बई से मैं लेके आया। अब डायरेक्शन मुझे नहीं आती थी, तो मैंने क्या किया, मैंने बबूदा से कहा, बबूदा आपको मुझे सिखाना पड़ेगा, समीर चौधरी से। मैंने कहा आपको मुझे मेरे साथ रहना है इसके अंदर। तो कहला ठीक है। ही वॉज अ ग्रेट पर्सन। उनके साथ लग के मैंने वो सीरियल बनाया और उसमें इतने उतार चढ़ाव आए रुचि कि मैं उस पर पूरी किताब लिख सकता हूँ। अंततो गत्वा मुझे उसमें कामयाबी मिली और आप खुद ही कह रही हैं कि आज भी लोग उसकी बात करते हैं, उसकी चर्चा होती है। और इतना मुश्किल, उसके किरदार बड़े मज़ेदार हैं और उन पर चर्चा क्या, मैं तो कहूँगी सबसे कि वो जाकर देखें। आज भी वो अवेलेबल है यूट्यूब पर। मैं आपको बताऊं, मैं बिना तैरना जाने, मित्रों, बिना तैरना जाने मैं गहरे पानी में छलांग लगा चुका था। और गहरे पानी में जाने का मतलब या तो मैं डूब जाता, तो मेरे कुछ साथियों ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे बाहर निकाल लिया और इस प्रकार मैं डायरेक्शन में आ गया। मतलब अगर इंसान सीखना चाहे तो बस उसके अंदर वो इच्छा शक्ति होनी चाहिए और गिव अप नहीं करना है। बस देखा जाएगा भी नहीं, मतलब, लेकिन आसपास का सहयोग लेकर। ये एक होता है कि हम कूद तो पड़े हैं लेकिन हम सीखना नहीं चाहते। तो अगर आप सीखना नहीं चाहते तो आप कहीं पहुंचेंगे नहीं। लेकिन अगर आप सीखना चाहते हैं, साथ साथ सामने वाले से थोड़ी जो बात नहीं आती आप बता दीजिए कैसे करना है, 1 या 2 बार पूरा सीरियल जब तक होगा तब तक तो आप काफी कुछ सीख चुके होंगे। इस सब में रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है जी। अब रिस्क लेने की हिम्मत जिसमें होती है वो या तो एकदम पार हो जाता है या
गोते खाता रहता वो है है, ना, रिस्क है तो इश्क है। इश्क है। तो मुझे इस लाइन से इश्क है। हाँ। और रेडियो प्ले इज माय फर्स्ट लव। और लेकिन अब मैं फिल्म में भी, अभी 3 दिन पहले मैं एक प्ले रिकॉर्ड करके आया हूँ। भगवती चरण वर्मा का था, जी। रुपया हमें खा गया। वेरी टिपिकल रोल मैंने किया उसके अंदर। तो वो रेडियो में अभी भी करता हूँ। लेकिन फिल्म मेकिंग जो है, आपने अलार्म की बात की, इसमें सब्जेक्ट वैल्यू है, मैसेज है, हल भी है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है। मेरे एक मित्र हैं डॉक्टर BS जौहरी जी। बहुत पुराना हमारा नाता है। तो वो एक कैंप लगाते हैं जो ऑटिस्टिक चाइल्ड का होता है, श्यामलाल कॉलेज शाहदरा में पीछे श्री राम सत्संग भवन में लगता है। कैंप का नाम है आशा की किरणम। तो उन्होंने मुझसे कहा है कि नीरज जी आप उस कैंप में आइए। मैं गया। ऑटिस्टिक बच्चों का इलाज करते हैं, 50-60 डॉक्टर होते हैं वहाँ और बहुत पेशेंट आते हैं। तो मैं जब गया और मैंने उनको देखा, तो देखने के बाद मुझे रुचि 2 रात नींद नहीं आई। बच्चे देखे होंगे आपने वहाँ? ऑटिस्टिक चाइल्ड मैंने जो देखे वहाँ, तो मैं हिल गया अंदर से। तो मैंने डॉक्टर जौहरी को कहा, बाद में जब मिला, मैंने कहा डॉक्टर साहब ये आप कैसे करते हैं, ये देखना बड़ा मुश्किल है। तो उन्होंने मुझे अपनी एक कविता सुनाई। अच्छा। उस कविता में 2 बातें जो थी वो मैंने, कविता थोड़ी अच्छी थी लेकिन 2 बातें मैंने अपनी जेब में रख ली। उस कविता का शीर्षक था माँ मैं सब सुन रही हूँ, और दूसरी उसमें एक लाइन थी, मुझे दाई से डर लगता है माँ। जो गर्भ गिरा देते हैं ना, तो उस दाई से बहुत डर लगता है। तो मैंने उनसे कहा इस पर तो फिल्म बननी चाहिए। उन्होंने बात की गर्भ संस्कार की। तो मैंने कहा इस पे फिल्म बनाऊंगा मैं। तो उन्होंने कहा ठीक है बनाइए। स्क्रिप्ट लिखी गई, किसी वजह से वो रुक गई, लेकिन हम लोग सब्जेक्ट पर रिसर्च करते रहे, और रिसर्च करने के बाद 3 साल लग गए रुचि। अच्छा। 2.5 साल के बाद डॉक्टर साहब फिर मेरे पास आए, डॉक्टर जौहरी, और बोले कि नीरज जी अब फिल्म को हम बनाते हैं इसको। मैंने कहा ठीक है। तो हमने उस पर दोबारा से काम करना शुरू किया, और करते करते उस स्क्रिप्ट को फाइनल किया, और फाइनल करने के बाद उसको हमने कास्टिंग वास्टिंग करके शूट किया। सब्जेक्ट क्या है, आजकल हम अंग्रेजियत में फंस के गर्भ संस्कार को भूल जाते हैं। गर्भ संस्कार क्या है, फिल्म में बताया मैंने। गर्भ संस्कार, भगवान कृष्ण जब दुनिया में आने वाले थे तो वसुदेव और देवकी कंस के कारागार में थे। तो सारे देवी देवता और ऋषि मुनि इकट्ठे होकर जेल में गए, और उन्होंने कहा कि हम गर्भ स्तुति करना चाहते हैं आपकी। तो माता देवकी ने कहा क्या होगा उससे। कहने लगे एक हृष्ट पुष्ट समझदार दुनिया का भला करने वाला सुविचारों वाला बालक जन्म लेगा आपके गर्भ से। तो गर्भ संस्कार किया गया उनका, भगवान कृष्ण पैदा हुए। उसके बाद आपको कहानी मालूम है भगवान कृष्ण ने क्या क्या सब कुछ किया गया। तो कहते हैं कि जो गर्भ में बच्चा है तो माँ को अच्छा व्यवहार करो, उसको प्यार दो, उसको अच्छा खाना खिलाओ, अच्छा भोजन दो, सब प्रकार का ध्यान रखो उसका। तो जब बच्चा गर्भ में होता है, तो अगर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ हो जाए, जो बहुत सारी हो जाती हैं, बहुत सारे केसेस हैं, सारे तो मैं इस वक्त नहीं बता सकता आपको, तो उन बातों का सारा असर बच्चे पे पड़ता है। डेफिनेटली। अगर माँ स्ट्रेस में है, खुश नहीं है, घर परिवार में अशांति है, या मान लीजिए अभी जैसे हमने कुछ समय पहले बहुत सारे ऐसे दृश्य देखे, न्यूज़ में बहुत कुछ आता रहता है, तो वो जब हम इतनी तबाही देखते हैं, युद्ध देख रहे हैं, तो उसका कहीं ना कहीं दिमाग पर असर होता है। और अगर कोई प्रेग्नेंट है तो उसके तो बच्चे पे भी असर होगा। अब इस पर जब रिसर्च की गई, जी, डॉक्टर जौहरी के साथ बैठ के मैंने सब सुना, उन्होंने बहुत सी बातें मुझे बताई, बिकॉज ही वाज सोर्स, ही इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो उन्होंने मुझे दी। तो बच्चा जब गर्भ में होता है जी, और उसकी माँ पे अत्याचार होते हैं, तो उस पर 3 रिएक्शन होते हैं उसके। पहला रिएक्शन, वो अत्याचार करने वाले से नफरत करने लगता है। आपने देखा होगा कुछ बच्चे गोदी में कोई लेता है तो वो रोने लगते हैं, चीखने चिल्लाने लगते हैं, नहीं जाते उसके पास। ये कारण है। दूसरा कारण, वो अपने आप को खत्म कर लेना चाहता है। कैसे? नाल देखे ना, अपने गले के चारों तरफ लिपट जाती है बच्चे के, और कई बच्चे मर जाते हैं इसलिए। तीसरा कारण,
बच्चा अपने आप को पूरी दुनिया से काट लेता है, और दुनिया से काटना इज ऑटिज्म। वो बच्चा अपने विचारों में मस्त रहता है, उसे मालूम नहीं दुनिया में क्या हो रहा है, इंटरेक्शन नहीं होता, अल्टीमेटली वो ऑटिस्टिक चाइल्ड बन जाता है और इस बीमारी का शिकार हो जाता है, जेनेटिक डिसऑर्डर बन जाता है ये। Oh my God. तो ये डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि हम ऐसी बीमारियों का इलाज करते हैं, ही इज ए होम्योपैथ। और मैंने उनसे कहा कि कौन मानेगा ये, मैं तो मान लूंगा, मानेगा कौन? बोले मैं आपको इलस्ट्रेशंस देता हूं। उन्होंने उन बच्चों को और उनके परिवार वालों को बुलाया जिनके बच्चे ठीक हुए हैं, बच्चे ठीक हो चुके हैं। जी, कमाल। मैंने फिल्म में दिखलाया है, मैंने फिल्म में एविडेंस प्रोड्यूस की है कि ये बच्चा ठीक हो गया। इस प्रकार बहुत सारे बच्चे हैं, डॉक्यूमेंट्री नहीं है ये, पूरा कथा चित्र है। तो पूरी इस बात को कहानी में बांधा गया है जो बहुत ही संवेदनशील कहानी है। तो उन बच्चों को वहां प्रोड्यूस किया गया और उनको देख के लगता है कि हाँ बच्चे ठीक हो सकते हैं। और जो कैंप डॉक्टर साहब लगाते हैं हर 3 महीने में, उस कैंप का नाम पता है क्या है? आशा की किरण। तो ये आशा है उन लोगों के लिए जो इस कुचक्र में फंसे हुए हैं। पूरी फिल्म में मैसेज है कि ये गलत है, इससे ये नुकसान होते हैं, तो इसका हल क्या है? हल भी दिया है फिल्म में। तो उस जैसा मैंने कहा ना कि मैसेज है, प्रॉब्लम रखी गई है, लेकिन प्रॉब्लम के साथ उसका हल भी बताया गया है। और ये पूरी सोसाइटी के लिए अलार्म है। मैं गाड़ी चला रहा था तो डॉक्टर साहब से मीटिंग होनी थी। मेरे डीओपी वहीं थे, सुरेंद्र पवार जी। और राइटर भी वहीं थे, यशपाल कालरा और आकाश पाठक, 2 राइटर हैं जिन्होंने लिखा है स्क्रीन प्ले डायलॉग। तो मैं नहीं पहुंच पाया, तो मैंने उनको फ़ोन किया। अब फ़ोन करके मैंने उनसे कहा कि इस फिल्म का क्लाइमैक्स ये है। उछल गए वो उस क्लाइमैक्स को सुन के, कह रहे यू आर जीनियस। मैंने आई डोंट नो वेदर आई एम जीनियस और नॉट, बट दिस वुड बी द क्लाइमैक्स ऑफ द फिल्म। कहले टाइटल, पहले मैंने सोचा था इस फिल्म का टाइटल माँ मैं सब सुन रही हूं, लेकिन बाद में गाड़ी चलाते चलाते मैंने डॉक्टर साहब को बताया कि इस फिल्म का टाइटल होगा अलार्म। क्यों? क्योंकि ये अलार्मिंग है हमारी जनरेशन के लिए, उन यूथ के लिए, उनके घर वालों के लिए, हर किसी के लिए जो परवाह नहीं करते होने वाले संतान की, और वो पूरी संतति को बिगाड़ के रख रहे हैं। ये उनकी जिम्मेदारी है और अपनी जिम्मेदारी से वो परे हट वो भागते हैं, वो जिम्मेदारी छोड़ते। वो तो ठीक है, काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, जिंदगी में अय्याशी ले रहे हैं, लेकिन उस संतति का क्या जो आने वाली है? अभी जो इस दुनिया में आने वाले बच्चे हैं उनके साथ अन्याय क्यों? वो बीमारी का कारण क्यों बने? उनकी वजह से जो उनके माँ बाप हैं या उनके परिवार के लोग हैं। इस फिल्म में यही मैसेज है कि ऐसा ना करो, अपनी जनरेशन को बचा लो, अपनी संतति को बचा लो। एंड दिस इज एन अलार्म फॉर एवरीबडी। बहुत ही दिल को छू जाने वाली कहानी है। एक मैं आपको बात और बताता हूँ जी। मैं जब इसकी लोकेशन देखने के लिए गया तो पलवल भी देखी, यहाँ देखी, वहाँ देखी, बहुत जगह लोकेशन देखी। तो अल्टीमेटली जो हमारा प्रोडक्शन कंट्रोलर है वो मुझको ले गया सुभाष नगर। मुझसे बोला पॉडकास्ट स्टूडियो है, जैसे ये स्टूडियो है ना, जैसे लगा वो एक स्टूडियो, और वहाँ कई बने हुए थे। तो मैं वहाँ गया, मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहता था। मैंने कहा पॉडकास्ट स्टूडियो में फिल्म कहाँ से शूट कर लूँगा मैं? कहला नहीं सर आप चल के देखो तो एक बार। मैं गया वहाँ, एंड रुचि यू विल सी इन द फिल्म, पूरी फिल्म एक पोर्शन छोड़ के मैंने वहीं शूट की है। एंड आई गॉट एवरीथिंग देयर। ओह माय गॉड। उसमें जो डॉक्टर के सीक्वेंसेस हैं वो मैंने बाहर शूट किए हैं, एक साध्वी का सीन है वो मैंने बाहर शूट किया है, बाकी पूरी फिल्म वहीं शूट हुई है वहाँ अंदर। तो जब मैं लोकेशन देख रहा था तो एक ड्राइंग रूम था, वो पूरा सोफा वोफा बहुत रिच बनाया हुआ था उन्होंने। तो मैंने उनसे कहा आई जस्ट वॉन्ट टू बी ए जेंटलमैन, आई वॉन्ट टू यूज योर वॉशरूम। मैंने उनसे ये कहा तो हंसने लगे, कहने लगे सामने चले जाइए इसमें। तो वॉशरूम का दरवाज़ा था, मैंने दरवाज़ा खोला और मैं अंदर गया, और उस वॉशरूम को देख मैं खड़ा रहा 5 मिनट तक,
और मैंने हर चीज़ देखी उसकी, और देखने के बाद मैंने एक सीन कंसीव किया. दैट सीन इज द हाईलाइट ऑफ द फिल्म. वाह. और मैं ये मानता हूँ इंटरनेशनल ऑडियंस पे भी जाएगी ये फिल्म, और मैं ये मानता हूँ कि अगर भारतीय दर्शक के मन में तो संवेदना होगी ही, अगर इंटरनेशनल ऑडियंस के दिलों में संवेदना नहीं पैदा हुई तो मैं फेल हूं. मैं जब इसका काम कर रहा था बम्बई में पोस्ट प्रोडक्शन, तो प्रीव्यू देखा. प्रीव्यू होता है वो जी. फॉली वाली होने के बाद, फिर वो बीजीएम होने के बाद वो सब प्रीव्यू दिखाते हैं कि आप बताइए कहाँ करेक्शन करनी है, क्या करना है. जी. तो प्रीव्यू में हमारे इंजीनियर्स थे, और मेरे साथ नक्श लालपुरी के बेटे राजन लालपुरी थे, क्योंकि वो ही कोऑर्डिनेट कर रहे थे वहाँ का, और अभय भार्गव जो नामी ग्रामी एक्टर हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं. आई एम ग्रेटफुल टू हिम कि उन्होंने सारा मुझे अरेंज करवाया था, और राजन लालपुरी से भी उन्होंने मिलवाया था. तो इधर इंजीनियर था, इधर अभय भार्गव बैठे थे, इधर राजन लालपुरी बैठे थे, और साथ में एक एडिटर और बैठा था, और पीछे 5-6 लोग बैठे हुए थे. तो सडनली देखते देखते मेरी निगाह उधर गई. आई जस्ट वॉन्टेड टू सी देयर रिएक्शन एज डायरेक्टर. मैंने कहा ये व्यूअर्स का क्या रिएक्शन होता है. क्राइंग. ओह माय गॉड. ये बहुत, इसमें खुशी भी होती है, और साथ ही ये लगता है कि ये जो प्रॉब्लम है इसको एज अ ह्यूमन बीइंग हम समझ पा रहे हैं कि कितनी गहरी बात है ये. इसी फिल्म मेकिंग हो, कमर्शियल मेकिंग हो, रेडियो नाटक हो, कुछ भी चीज़ हो जो आप करते हैं, ये डूइंग ए पॉडकास्ट, ये भी एक चीज़ है. इट्स अ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन की साइकिल कंप्लीट होनी चाहिए. बिल्कुल. जो कैमरे के इधर बैठे हैं और जो कैमरे के उस तरफ बैठे हैं, वो जब तक वो मिलेंगे नहीं, और वो साइकिल कंप्लीट हुई कि नहीं, ये ऐसे टेस्ट है. जब मैंने देखा उन लोगों को और उनकी आंखों से, अपनी जीत है वो जीत है. जीत नहीं, मतलब ये पता लगता है कि यू आर सक्सेसफुल इन कन्वेइंग व्हाट यू वांटेड टू डू. अपना मैसेज कन्वे कर पाए. कम्युनिकेशन साइकिल कंप्लीट. ये मकसद. आपकी बातें सुनकर, ये कहानी सुनकर, वैसे तो इतनी ज़्यादा गहरी है ये कि मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गई हूँ. बहुत 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 ही देखने का मन हो रहा है. बहुत जल्द हम सब देखेंगे. लेकिन एक बात है कि आपने कहा कि इस दिक्कत की वजह से बच्चा परेशान है, परिवार परेशान है. लेकिन जब ये प्रॉब्लम, ये बीमारी लेकर वो बच्चा दुनिया में आया, तो एक बार फिर माँ परेशान है. एक तो पहले ही परेशान थी, अब एक जो ज़िंदगी जिएगी वो भी एक परेशानी भरी होगी. और जैसा कि आप कह रहे हैं कि बच्चों को वो ठीक कर रहे हैं डॉक्टर साहब, तो उनका क्या रिएक्शन है कि एक तरफ उन्होंने माँ को देखा कि बच्चे को लेकर आए जो बहुत पीड़ा में है, बहुत दुखी है, और वही बच्चा जब सही हो बच्चे से ज़्यादा उसके परिवार वाले और माँ बाप दुखी हैं. बिकॉज बच्चा तो बच्चा इज लाइक ए वेजिटेबल. उसमें भाव रिएक्ट नहीं करता, भाव ही नहीं है उसके अंदर. लेकिन कितनी केयर है, हर चीज़ का ध्यान रखना. मैं कुछ फैमिलीज को जानती हूँ जिनके बच्चों में ये प्रॉब्लम्स हैं, और अगर वो साथ अपने बच्चे को ले आते हैं तो बड़ी मुश्किल होती है. उनको बार बार अपने बच्चे पर ही, उनका बात पे ध्यान नहीं, कहीं ध्यान नहीं, उनको अपने बच्चे पर ही ध्यान रखना है. कुछ भी कर सकता है, कुछ भी खा लेगा, कुछ भी देख लेगा, तो हमें पकड़ के रखना है अपने बच्चे को. और वो टेंशन जो माँ के दिमाग और दिल में चल रही है, किसका क्या होगा मेरे बाद, क्या होगा, तो बहुत, दिस इज द मेजर प्रॉब्लम. दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कहा कि माँ बाप जिम्मेदार हैं. कुछ माएँ होती हैं जो अल्ट्रा मॉडर्न हैं, वो ज़रूर जिम्मेदार होती हैं, लेकिन अधिकांश रूप से माँ तो सफरार होती है. माँ तो हो रही है. जिम्मेदार होते हैं परिवार के लोग, जिन्होंने उस पर अत्याचार किए हैं, उसे भला बुरा कहा है, लड़की की चाह में, लड़के की चाह में, और लड़की ना हो जाए, लड़की ना हो जाए, लड़की ना हो जाए. इसमें एक डायलॉग है फिल्म के अंदर. वो कहता है कि मैं अपनी वाइफ का चेकअप कराना है. तो कहता है चेकअप ठीक है, आइए मैं करता हूँ. मेल डॉक्टर होता है. कहता आप चेकअप करेंगे? हाँ, क्या हुआ? नहीं, वो कोई लेडी डॉक्टर होती तो
तो डॉक्टर ना फ्यूरियस हो जाता है और वो कहता है लड़की को पैदा नहीं होने देना चाहते और चाहती है लेडी डॉक्टर। मैंने सिर्फ एक डायलॉग बताया और नहीं बताऊंगा। नहीं, पर यही बहुत अपने आप में बिल्कुल सटीक है, की डायलॉग ऑफ द फिल्म। राइट। तो जो लोग लड़की पैदा नहीं होने देंगे, लड़का चाहिए लड़का चाहिए लड़का चाहिए, उस चक्कर में अत्याचार किस पर हो रहा है? माँ पे। लेकिन वो अत्याचार माँ पे नहीं है, उसके गर्भ में पल रही संतान पर, उस शिशु पर अत्याचार हो रहा है, जिसके नतीजे मैंने 3 बताए आपको। और ये सबसे खराब नतीजा है जी कि ऑटिस्टिक चाइल्ड हो गया, वो अपनी दुनिया में मस्त है, ही डजंट, वो सोचता ही नहीं आपके बारे में, और एक जिंदगी बर्बाद हो गई है। माँ बाप जब तक हैं तो ठीक है, उसके बाद जिंदा लाश। उसके बाद क्या होगा इस बच्चे का? एक कड़वा घूंट है और जहर भरा घूंट है जो पेरेंट्स को पीना ही पड़ेगा कि अब बच्चे में ये दिक्कत है और हमें इसे देखना है। तो ये मैसेज उन लोगों के लिए है कि आप इस समस्या को होने से रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं? ये फिल्म देखेंगे तो आपको पता लगेगा। जी बिल्कुल। और अगर हो गई है किसी वजह से तो उसका इलाज है। जी। जैसे मैंने तो इनको करते देखा है, डॉक्टर जौहरी को, और मैंने वहाँ बच्चे भी ठीक होते देखे। तो क्या ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि यही एक रीजन होता है कि बच्चे में ये दिक्कत आ जाती है? ये 3 रीजन मैंने बताया ना आपको। है भाई आप देखिए, पुरानी बातों को लोग मानते नहीं। आजकल जो बड़े मॉडर्न लोग हैं ना, वो कहे अरे बीबी को खुश रखना चाहिए, अब ना ठीक है। अब वो बहुत सी ऐसे मैंने देखा है, वो सिगरेट भी पी रही हैं, दारू भी पी रही हैं, और वो घूम रही हैं इधर उधर। कहते हैं ना, नदी पार नहीं कराओ या ये नहीं कराओ। क्यों नहीं पार कराओ नदी? नदी इसलिए नहीं पार कराओ कि ज्यादा दूरी पे मत जाओ, घर में रहो, ज्यादा चलना फिरना नहीं होगा। और चलना फिरना नहीं होगा तो ऊंचा नीचा पैर नहीं पड़ेगा, ऊंचा नीचा पैर नहीं पड़ेगा तो बच्चे को नुकसान नहीं होगा। इवन अब देखा है मैंने मॉडर्न सोसाइटी में क्या हुआ, मॉल्स हैं हमारे आसपास, अच्छी जगह हैं घूमने के लिए, तो दे डोंट बॉदर, क्योंकि हम मॉडर्न हैं। हम कहीं भी गाड़ी में बैठे उसके बाद मॉल में सारा दिन घूम रहे हैं। हम ये नहीं समझ रहे कि हज़ारों लोगों से आप टच में आ रहे हो, इतना ये आपके लिए सेफ नहीं है। आपके थॉट्स बहुत अच्छे प्योर होने चाहिए, कुछ अच्छा रीड करिए, कुछ अच्छा देखिए। पहले बुजुर्ग कहते थे रामायण पढ़ लो, कुछ अच्छा सुन लो, कुछ अच्छा देख लो। फिल्म में मैंने कही बात ये। हाँ, तो आप घूम रहे हैं और आप जितना खुद कंफ्यूज है, बच्चा भी कंफ्यूज हो रहा है। आपने जो बात कही मैं उसी को कहता हूँ कि वो घूम रहे हैं, दे आर एंजॉयिंग देयर लाइफ इन देयर ओन वे, और जो भी वो कर रहे हैं उसका असर किस पे हो रहा है? बच्चे पर हो बच्चे पे। उस बच्चे का क्या होगा? तो जिम्मेदार कौन है? पेरेंट्स। जिम्मेदार वो पेरेंट्स हैं, वो घर वाले हैं जो उसका ध्यान नहीं रखते। अपने परिवार का तो नुकसान कर ही रहे हैं, देश का नुकसान कर रहे हैं वो। आने वाली पीढ़ी, आने वाली जनरेशन को क्या कर रहे हैं वो लोग, ये समझ में आना चाहिए। कहानी का थोड़ा सा टुकड़ा सुनने के बाद ही लग रहा है कि पूरी कहानी देखी जाए, पूरी मूवी देखी जाए। और मेरी पूरी आशाएं हैं, ऐसी उम्मीद करती हूँ कि ये मतलब वैसे तो आपकी हर मूवी कोई ना कोई अवार्ड लेती आई है, इसको तो ये बुलंदियाँ छुए और छूनी भी चाहिए। और वो बुलंदी मेन होगी ख़ास तौर पे जो लोग परेशान हैं उन्हें हल मिल जाए, और जो लोग ये सुने वो अपने अंदर ये बातें उतार लें कि हमें ये गलती नहीं दोहरानी है, हमें वो सब नहीं करना है कि जिससे अपने बच्चे पर इतना बुरा असर हो जाए और वो कभी अपने आप को माफ़ ना कर पाए। ये बहुत मुश्किल भरी बात होगी। आपको क्या लगता है, ये जो मूवी आपने बनाई, आर यू सेटिस्फाइड 100%? जिस दिन मैं अपने काम पर 100% सेटिस्फाइड हो जाऊंगा उस दिन मेरी ग्रोथ रुक जाएगी। कमाल है। लेकिन मैं ये फिल्म बनाने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं रुचि आपको बताना चाहता हूं कि फिल्म को, सब्जेक्ट को कंसीव करने से लेके राइटर को एक्सप्लेन करने और स्क्रिप्ट लिखवाने और स्क्रिप्ट लिखना, कई बार मैंने खुद भी स्क्रिप्ट लिखी है, लिखने तक, और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट सही ढंग से करने तक, और उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन में बैठने के लिए और फाइनल प्रिंट देखने पे डायरेक्टर को ऐसे सब्जेक्ट में, अगर वो एंटरटेनमेंट की है तो वो हंसता रहेगा, नहीं तो बहुत इमोशनल चीज़ों से गुजरना पड़ता है। तो इस फिल्म के दौरान भी मैं बहुत सारे इमोशनल उस चीज़ों से गुजरा और टेस्ट किया उनको दूसरों पर भी कि भाई ये जो बात मैं कहना चाहता हूँ, या तो आप किसी को डंडा मार के सिखाओ, डंडा मार के आप नहीं सिखा सकते, या उसकी चेतना को जागृत करो आप,
और उसे अंतर मन में समझाओ। कुछ बदलाव आ जाए, कि दिल से कहे कि नहीं, आई वांट टू बी। मैं यही करना चाहता हूँ। तो अगर ये बदलाव आ गया और लोगों को अच्छा लगा और लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया, क्योंकि इसकी जो व्यूइंग होगी, प्रीव्यूइंग होगी, बहुत बड़े पैमाने पर प्लान की हुई है, जो इसकी व्यूइंग होगी फिल्म की, बिल्कुल। तो लोग देखें, सोचें, समझें, जानें। आपकी आंखें बार बार भर आ रही हैं। आप मूवी के बारे में जिक्र कर रहे हैं, डायलॉग्स बोल रहे हैं, आप स्टोरी के बारे में बात कर रहे हैं, आपकी आंखें भर रही हैं बताते हुए। और मैं समझ सकती हूँ कि आप एक लंबे अरसे तक इस फिल्म को बना रहे थे, उस पर काम कर रहे थे। और एक मूवी बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं हाँ, है, बिल्कुल, इसमें बहुत कोई शक नहीं। मेहनत लगती है। और आपका एक वो बच्चा ही हो जाती है, ये Yes. आपकी संतान बन जाती है कि आपने उसको सींचा है, आपने उसके अंदर इतनी जान डाल दी, अपना खून पसीना लगा दी, अपनी एनर्जी लगा दी। आपके निजी जीवन में बहुत कुछ चल रहा होगा इस बीच, कहाँ तो इमोशंस इधर, वहाँ क्या हाल है? देखो, पर्सनल लाइफ में तो आदमी को बहुत कुछ गुजरना पड़ता है, लेकिन पर्सनल लाइफ को अलग हटा के जो आप प्रोफेशनली काम कर रहे हैं उसमें जाना पड़ता है। पर्सनली भी मैं इस वक्त बड़ी कठिनाइयों से गुजर रहा हूँ। मेरी वाइफ बीमार है जी, लेकिन मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मैं ये विश्वास लेके चल रहा हूँ कि शी विल कम आउट ऑफ इट। मैं इसकी सफलता तब मानूंगा इस फिल्म की कि इस फिल्म के ज़रिए मैं वो संदेश दे पाऊँ, और ये फिल्म एक प्रसव पीड़ा की तरह है, और इससे पैदा होने वाला जो प्रोडक्ट है, बच्चा है, वो ऑटिस्टिक ना हो। ये इच्छा है मेरी भी और डॉक्टर जौहरी की भी। डॉक्टर जौहरी इज द मैन बिहाइंड दिस एंटायर शो। मैं तो फिल्म मेकर हूँ, मैंने फिल्म उस तरह से बनाई, उसकी पूरी संवेदनाओं को जान समझकर उसको मैंने किया है। इस फिल्म में जयश्री अरोड़ा हैं जी, और जो हीरोइन का रोल कर रही है वो दीक्षा जग्गी, और जो हीरो का रोल कर रहा है वो गौरव कुमार, सुरेंद्र सागर हैं इस फिल्म में। तो जयश्री जी को जब मैंने इस फिल्म में कास्ट किया, जयश्री अरोड़ा तो आप जानती हैं, बहुत हम लोग से हाँ, बागवंती से लेके और सब कुछ करती आई हैं। मैं उनको जानबूझ के लाया इस फिल्म में। वो माँ का रोल कर रही हैं, वो लड़की की माँ का। तो उनको स्क्रिप्ट भेजी मैंने, तो मुझसे उन्होंने पूछा कि अब जयश्री जी तो बड़े पुराने हमारे संबंध हैं, और वो प्रथम प्रतिश्रुति में भी थी मेरे साथ जी। बहुत फिल्में की हैं उन्होंने मेरे साथ। तो उन्होंने मेरे से कहा कि नीरज क्या है मेरे लिए इसमें करने को, सीधा सा वो है। मैंने कहा आपके लिए करने को जो है वो मैं सीन लिख रहा हूँ, भेजूंगा आपके पास में। और फिर मैंने सोच लिया था क्या करना है। मैं राइटर के पास बैठा, वो आकाश पाठक से लिखवाया मैंने उसको। आकाश पाठक के पास मैं बैठा, और बैठ गया आंखें बंद करके, और मैंने कहा जो मैं बोलता जाऊँ तो लिखता जाऊँ उसे। और मैं बोलता गया, और उसने वो सीन लिखा पूरा, और मैंने उनको भेजा। तो बोली कि ये बनी ना बात। अब एक एक्टर को वो चाहिए कि कुछ करने के लिए हो। अच्छा, मेरे साथ एक समस्या क्या है, मैं एक्टर से कहता हूँ डायलॉग याद कर लो जी, क्योंकि जो मैं मेहनत करूंगा फाइनर नुआंसेस पे करूंगा ना, मैं आपको डायलॉग याद दिलाना मेरा सिस्टम खड़ा होकर आप दिलाया, आपको डायलॉग याद कराया, आपको उसमें समय बहुत बर्बाद होता है। तो उन्होंने वो डायलॉग याद कर लिए, और सबने याद कर लिए डायलॉग, और वो टेक कर रहे थे सीन हम उसका। आप देखेंगे वो सीन, वो सिर्फ एक डायलॉग बताऊंगा आपको उसका मैं। जी, वो अपने दामाद से कहती हैं, कभी प्रसव पीड़ा झेली है? आगे नहीं बताऊंगा। आगे हम देखेंगे। और मैं इमेजिन कर पा रही हूँ जयश्री जी को, क्योंकि हमने उन्हें काफी समय से हम उनको देख रहे हैं, दूरदर्शन की जानी मानी इस सीन का जो लास्ट शॉट है ना जी, मैंने इस सीन का जो जयश्री जी और गौरव के बीच, गौरव जो उनका सन इन लॉ, और सुरेंद्र सागर भी उसमें है, लड़की के फादर को रोल कर रहे हैं, और लड़की भी है वो दीक्षा। तो मैंने कहा था ये जो लास्ट शॉट है ना आपका, मुझे रॉयल बंगाल टाइग्रेस चाहिए। एंड शी इज। आप फिल्म में देखिएगा,
She is, no doubt. जो शॉट उन्होंने दिया है उस वक्त, ब्यूटीफुल, She is, ब्यूटीफुल शॉट। no doubt. और बहुत खुशी की बात है कि इतने अच्छे आर्टिस्ट हमारे आसपास हैं, इतने अच्छे कलाकार हैं जिनसे आप आज भी सीख रहे हैं। हाँ। और एक ज़माने से वो अपनी बेहतरीन कला को ज़माने के सामने लेकर आती रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और मूवी चाहे जो भी मैसेज हो, अगर उसे कन्वे नहीं कर पा रही है तो वो फेल है। लेकिन आपकी बातों से पूरा समझ में आ रहा है कि ये मूवी बहुत आगे तक जाने वाली है, क्योंकि ये बहुत ही मार्मिक विषय है और इसे निभाने वाले जो कलाकार आप बता रहे हैं वो तो माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। इस फिल्म के लिए मुझे बॉम्बे में भी बहुत कॉम्प्लीमेंट मिले और जगह जगह जो ट्रेलर देख रहे हैं वो कॉम्प्लीमेंट मुझे मिले इस फिल्म के लिए। लेकिन जो 2 कॉम्प्लीमेंट मुझे मिले वो मैंने जेब में रख लिए, अच्छा। उनको लपेट के। पहला कॉम्प्लीमेंट मुझे दिया, बहुत बड़ी हस्ती ने दिया। उन्होंने कहा इसमें आपने प्रॉब्लम ही नहीं उसका हल भी दिया है, एंड दैट्स द यूएसपी ऑफ द फिल्म, एंड ही इज राइट। देन आई रियलाइज्ड यस, ऐसा तो हुआ है। पहली बात। दूसरी बात, 3-4 लोगों ने मेरे से कही, एक को तो मैंने ऐसी, मैं ठीक है यार ये तो मेरा प्रशंसक है इसलिए बोल रहा है। फिर 2-3 लोगों ने और कही, 3 लोगों ने कही बात ये, कहने लगे यू हैव, आपने ऐसे सब्जेक्ट को हाथ लगाया है जो अनटच्ड है और किसी ने बनाने की हिम्मत नहीं की उसको, इस सब्जेक्ट को, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग है। आप आम तौर पे घरों में होता है लड़का चाहिए लड़का चाहिए लड़की चाहिए, बट ये इट्स डिफरेंटली ट्रीटेड सब्जेक्ट। हाँ। और उसको सादगी के साथ ऐसे पहुंचाना भी बहुत जरूरी है कि जनता समझ पाए हम क्या कहना चाहते हैं, उन्हीं की भाषा में, उन्हीं की भाषा में। देखिए आपने एक बात कही थी, मैं उस वक्त बोलना चाह रहा था, मैं निकल गया दिमाग से उस वक्त। फिल्म आदमी देखने के बाद उसको ये लगना चाहिए दर्शक को, हमारे आसपास की घटना है यार, ये तो देखते रहते हैं यार ये तो मेरे साथ भी हुआ था, ये तो मेरे साथ भी हुआ था, ऐसा लगे उसको। जब तक कनेक्ट नहीं होगा तो कम्युनिकेशन की साइकिल कंप्लीट नहीं होगी। तो मुझे लगता है इस फिल्म में आप कह रहे सेटिस्फेक्शन, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि मैं कनेक्ट कर पाऊंगा, जो बात मैं कहना चाहता हूँ इस फिल्म के माध्यम से लोगों तक पहुंचेगी और वो अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। बिल्कुल पहुंचेगी। और कहते हैं ना कि मेहनत, जहाँ पे लगन, मेहनत और इतनी जिम्मेदारी के साथ अगर उसको किया जाए तो वो डेफिनेटली पहुंचती है। और कहाँ तक पहुंचेगी नहीं पता, लेकिन अगर एक जन तक भी पहुंच गई और उसने उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में अपना लिया तो आप सक्सेसफुल हैं। एक बात और, आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई टीम। जी। सुरेंद्र पवार, एक्सेलेंट डीओपी। मैं उसका एक एग्जांपल देता हूँ आपको। एक शॉट था इसी सीन का, जयश्री जी वाले का। तो दीक्षा मेरे पास आई, वो गुड़गांव रहती हैं। तो दीक्षा ने मुझे कहा सर मेरा काम हो गया, मैं चेंज कर लूँ। मैंने कहा कर लो, चेंज कर लो, जाओ। वो चेंज कर लिया उसने। अब वो जो एक्टर मनोज, मतलब ये गौरव का शॉट होना था और शॉट के सजेशन में वो खड़ी थी, वो मैं मिस कर गया। और सुरेंद्र पवार मेरे से बोला सर, और मेरे असिस्टेंट ने मुझे, सर ये शॉट है अभी। मैंने अब क्या होगा? तो मैंने देखा, मैंने कहा अरे हमने दूसरे शॉट लिए हैं, हम चेंज कर देंगे इसको, ये शॉट डिफरेंट एंगल से ले लेंगे उसको। लेकिन सुरेंद्र पवार ने छोड़ा नहीं उसे। उसने कैमरे का एंगल ऐसे सेट किया कि पता ही नहीं लगता कि वो है कि नहीं है। शॉट वही लिया। टीम वर्क। इसी प्रकार जो मेरे जो दूसरे असिस्टेंट इसके अंदर थे, हेमंत गोयल है, स्वाति सिन्हा है, आद्या मित्तल है लड़की, वो सब एक्सीलेंट काम किया उन लोगों ने और एक टीम की तरह मिलकर एकजुट होकर काम किया है। तो आई एम रियली वेरी प्राउड ऑफ माई टीम। एक बात मैं और बताऊंगा आपको जी। इसके लिरिक्स, इसमें एक गाना है जो मैंने पार्ट्स में इस्तेमाल किया अलग अलग, तो वो लिखाना था। तो डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी, मूर्धन्य कवि हैं, और जब वो कविता पाठ करने के लिए जाते हैं तो हैवी होता है लिफाफा जो उन्हें दिया जाता है।
तो उनसे बातचीत हुई। वो डॉक्टर जौहरी के भी रिश्ते में उनका कुछ लगते हैं, उनसे बात हुई। मैंने उनको सिचुएशन बताई कि मुझे इस पे गाना चाहिए। एक दिन बाद ही एक मेरे पास लिखी हुई लाइनें आ गई। मैंने उन्हें पढ़ा। पढ़ने के बाद मैंने उन्हें फ़ोन किया। मैंने कहा डॉक्टर साहब, आपकी लिखी हुई कविता नहीं चाहिए, मेरी सिचुएशन पे फिट होने वाली लाइन चाहिए। वो मुझे समझाने लगे। मैंने कहा आप मुझे 1 साल तक भी समझाते रहे तो मैं इसको नहीं लूँगा। उन्होंने दोबारा लिखा, मैं नहीं। 3 बार लिखा, मैं कहा नहीं चलेगी। अब उनके लिए चैलेंज हो गया। एक दिन रात को 10 बजे मेरे पास उन्होंने व्हाट्सएप मैसेज किया, इसे पढ़िए आप। मैंने उसे पढ़ा और पढ़ने के बाद मुझे लगा यार ये कमाल कर दिया इस आदमी ने तो। पहुंच गए वहां तक। हाँ। और उसके बाद फिर मैंने कहा ये शब्द हटा दिए, ये शब्द हटा दिए। उन्होंने हटा के मेरे पर रात को 11 बजे उन्होंने मुझे किया। जो आदमी 10 बजे सो जाता उसने 11 बजे मैसेज किया मुझे कि ये पढ़िए। मैंने पढ़ के कहा मैंने धन्य आप जी। अब वो लिरिक्स फिल्म में देखिएगा आप। कमाल है। अभी मैं कुछ नहीं कह सकता उसके बारे में, लेकिन जो उन्होंने उसमें बात कही है ना, गजब है। वो अकाट्य सत्य है। एक मोतियों की माला होती है तो एक एक मोती बहुत सोच समझ के डालना पड़ता है। यही डायरेक्टर का काम है, यही आपका काम है। और जिस तरह से आप टीम वर्क की बात कर रहे हैं अपने कलाकारों की, और जिन लोगों ने आपको इतना सहयोग दिया, चाहे उसमें गीत क्यों ना हो, असिस्टेंट डायरेक्टर हों, एक्टर्स हों, तो मैं तो सबको शुभकामनाएं दूंगी कि सच में ये मूवी बहुत सफल रहे और जो मेहनत आप लोगों ने की है उसका एक बहुत सुंदर और खूबसूरत इनाम आपको मिले। डॉक्टर बी एस जौहरी ने मुझे अभी एक केस था उनके पास जी। वो किसी को सुना रहे थे, बता रहे थे, तो उन्होंने व्हाट्सएप ऑन कर दिया और वो रिकॉर्ड कर लिया और रिकॉर्ड करके मेरे पास भेज दिया। मैंने उसको सुना, मैं तुरंत फ़ोन किया। मैंने कहा अगली फिल्म। कह रहे क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा जी अगली फिल्म यही है जी। मैंने कहा ये भी अनटच सब्जेक्ट है। कहने लगा ये तो फलाने आदमी का ऐसा है, इसमें गड़बड़ हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैंने कहा मैं इसका क्लाइमेक्स चेंज कर दूंगा और उस आदमी को लगेगा ही नहीं उसकी कहानी है, बट जो उसका मूल तत्व है उस कहानी का वो फिर वही है, परिवार क्या से क्या कर देता है अपने बच्चे को, जी। वही तत्व है। और वो आप ऊपर वाला चाहेगा तो फिल्म बनेगी वो। जी। आप देखेंगी कि आपको लगेगा यार ये तो मेरे घर के बराबर की कहानी है। रोज देखते हैं रोज देखते हैं आपके, वही है। और उसमें भी मैसेज होगा एक, बचा लो अपने परिवार को। कहते हैं गालिब ने कहा कि है दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, लेकिन गालिब का है अंदाज़े बयां और कुछ और। हाँ। तो आपका जो अंदाज़े बयां है और आपका जो काम करने का तरीका है, कहते हैं ना एक्शंस के साथ, केवल कहना नहीं है, एक्शन में हम वो देख पाते हैं। तो लाइट, कैमरा, एक्शन, तो ये तीनों आज हमने आपके साथ जो बात की उसमें महसूस किया। जी। नीरज जी, मेरी एक बहुत पुरानी कविता है जिसकी 2 लाइनें मुझे याद आ रही हैं कि तजुर्बा कहीं सरेआम बिकता नहीं है। और तजुर्बा जो है ना बहुत मुश्किलों के साथ हमारे साथ जुड़ता है। अगर आप कह रहे हैं कि 50 साल तो रेडियो में ही हो गए, तो क्या तजुर्बा है आपका वो सीखने के लिए, उसे समझने के लिए? अगर आज कोई आपके पास आता है तो आप बाहें खोल देते हैं और आप पूरा अपना समर्पण भाव के साथ सिखाना चाहते हैं, सामने वाला अगर सीखना चाहता है तो मैं तो ये कहूँगी कि बहुत अच्छी बात है कि अब आप एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस में हैं और ये अवसर जो है बहुत सारे बच्चों के लिए ओपन है। अगर वो सीखना चाहें तो आप मौजूद हैं वहाँ, एक बहुत बहुत अच्छी बात है। इस बारे में कुछ बताइए, आपने ज्वाइन किया, कैसा लग रहा है अब आपको? एक्चुअली इससे पहले भी मैं यूनिवर्सिटी लेवल पर भी था, सुभारती यूनिवर्सिटी में था, मीडिया कॉलेज का डायरेक्टर था उनका जी। तो इस फिल्म मेकिंग के दौरान मेरे एक मित्र हैं अतुल माथुर जी, वो जी नेटवर्क के ज़माने से उनकी हमारी एसोसिएशन है।
ही वाज ऑन वेरी सीनियर पोजीशन एट जी नेटवर्क, ब्रॉडकास्टिंग हेड थे वो। उसके बाद भी बहुत काम किया है, बड़े सीनियर आदमी हैं। उनका फ़ोन आया, बोले नीरज क्या हाल चाल है? मैंने ठीक है। बोले क्या कर रहे हो? मैंने कहा अभी तो मैं फिल्म बना रहा हूँ, ये ऐसे 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 ऐसे। अच्छा मिलते हैं एक दिन। मैंने कहा ठीक है, कहाँ हूँ? तो उन्होंने बताया सेक्टर 63 में हम लोग, उनका एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस है और उसमें उन्होंने स्कूल ऑफ जर्नलिज्म है, स्कूल ऑफ एक्टिंग है। तो वहाँ में गया तो बात हुई, तो कहने लगे लेट्स जॉइन हैंड्स। मैंने बताओ क्या करना है? बोले आई वॉन्ट यू टू हेड द स्कूल ऑफ एक्टिंग। मैंने कहा अरे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हो आपको। नहीं नहीं, आई नो यू कैन डू इट। मैंने कहा मैं करूँगा, लेकिन एक बात है, मैं फिल्म मेकिंग नहीं छोड़ सकता, मेरे कमिटमेंट्स हैं, मेरे कमिटमेंट्स हैं। कह लेंगे नहीं, वो छोड़ने की जरूरत नहीं है, आई नो यू कैन हैंडल बोथ द थिंग्स। ग्रेट। तो इस तरह मैं एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस मैंने ज्वाइन किया। सेक्टर 63 में ही है, नोएडा में, बी ब्लॉक में जी। और स्कूल ऑफ एक्टिंग का हेड हूँ मैं। मुझसे किसी ने काफ़ी समय पहले एक बात कही थी जी। जेमिनी कुमार एक बड़े सीनियर आर्टिस्ट थे, अब वो नहीं है। उन्होंने मेरे से कहा कि अबे भाई किसी को अपने जैसा भी बना रहे हो कि नहीं बना रहे? वो दिल्ली 6 वाले थे वो भी जी। मैं तो पैदा वहीं हुआ, वहीं एक्सेलसियर सिनेमा के सामने उनका घर था। तो मैंने कहा जी कोशिश करूँगा। तो वो बात मेरे दिमाग में घर कर गई थी और मैं सोच रहा था कि मैं क्या करूँ। अब सवाल ये है कि आप अपने अनुभव को लोगों से बांटना चाहते हैं, आप देना चाहते हैं उनको, लेने वाला तो चाहिए। बड़ी भारी समस्या आज की। जैसे मैंने अभी किस्सा सुनाया था आपको कि वो कहते हैं मुझे पहले का कुछ नहीं पता, सलील चौधरी कौन है और गुलशन बाबरा कौन है, मैं जानना ही नहीं चाहता, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, यू सी, मैं जो काम कर रहा हूँ ठीक है, आई एम अर्निंग मनी। तो आजकल एक बड़ी भारी समस्या हो गई है कि ये यंगस्टर्स हैं वो जानना, समझना और सीखना नहीं चाहते। लेकिन सब ऐसे नहीं है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि वो उस चीज़ को समझें। तो जब मैं वहाँ गया तो वहाँ कोर्सेज वगैरह डिज़ाइन किए, फिर उनके लिए फिल्में भी मैंने बनाई। हम डिस्कस करते, मैं और अतुल, हम दोनों बैठ के हम बातचीत करते हैं। कुछ अतुल की तरफ से सजेशन होते हैं, कुछ मेरी तरफ से होता है। देन आई प्रिपेयर स्क्रिप्ट और करने के बाद मैं उनको शूट करता हूँ फिल्मों को। तो जितनी फिल्में आपने देखी हैं ना अभी स्कूल ऑफ एक्टिंग की, एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस की, वो सारी मेरी बनाई हुई हैं। कमाल है। और अभी भी और फिल्में बनाने का, आज ही हमने एक सब पॉइंट डिस्कस किया है, उस पर मैं अभी फिल्म बनाऊंगा। और अभी फिर मैंने कहा कि एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की जाए। तो 2 अगस्त को वर्कशॉप है। उसमें हमने एस्पिरेंट्स हैं उनको बुलाया है कि हम क्या क्या बात करेंगे, सिखाएंगे। तो उसमें लोकेश मित्तल हैं एक्टर, वो आ रहे हैं, और राजेश तिवारी एक थिएटर की बड़ी अहम पर्सनैलिटी हैं, वो आ रही हैं, प्रियंका ठाकुर हैं, वो आ रही हैं। तो वहाँ पर हमारा मकसद ये है कि हम जो एस्पिरेंट्स हैं उनके मन में ये कामना होती है कि वो एक्टर बन जाए, फिल्म में काम करने लगे, चुटकी बजाते फिल्म में काम करने लगे और लोग हमको पहचानने लगे और ऐसे बात करने लगे। लेकिन रोम एक दिन में नहीं बना था, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। इसके लिए आपको चेष्टाएं करनी पड़ेंगी, आपको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। तो ये एकेडमी ऐसे लोगों के लिए है, स्कूल ऑफ एक्टिंग, जो इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहते हैं, फिल्म में रोल देना चाहते हैं, फिल्म में रोल करना चाहते हैं और सीखना समझना चाहते हैं जी। उनकी कार्विंग और ग्रूविंग, ये हमारा काम है, ये हम करके देंगे। एक बड़ी भारी समस्या होती है, समस्या ये होती है कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। अब आप किसी बड़े इंस्टीट्यूट में जाइए, कुछ जाइए तो 3 साल का कोर्स है, ये यहाँ 3 साल का समय नहीं होता किसी के पास। तो हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं कि हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देके आपसे करवाएंगे और सिखाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें वो सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। अब उसमें एक और चीज़ होती है अपॉर्चुनिटीज़, एवेन्यूज़, कि वो क्या मिलेंगे आपको। तो हमारा प्लान है कि हम फिल्में भी बनाएंगे, शॉर्ट फिल्म्स वहाँ बनाएंगे और उनमें रोल उन्हीं को देंगे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे यहाँ
हमारे जो बच्चे होंगे जो एक बार पढ़ रहे फिर होंगे, आपने समस्या का समाधान भी साथ में ही दे दिया। जरूरी है। बहुत जरूरी है। अगर आप सिर्फ समस्या 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 करते रहेंगे, आप मैंने एक जगह पढ़ा था कि वो बॉस से बात करने के लिए गए, तो सर ये प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम, सुनता रहा। बॉस सेड, डोंट कम टू मी विद योर प्रॉब्लम, कम विद अ सॉल्यूशन। तो जब तक सॉल्यूशन आप नहीं देंगे कि ये हल है, कि आप हमारे पास आइए जी, आप हमारे पास आइए, एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस में, स्कूल ऑफ एक्टिंग में आइए। हमारा काम है आपको एक्टर बनाना, हमारा काम है कि फिल्म्स में और टेलीविजन में और OTT, जो भी आपके लिए चीज़ उपलब्ध हो उसमें आपको काम कराना, जी, और वो आपका बन जाएगा पोर्टफोलियो। बिल्कुल ट्रू। तो मेरा जो मुख्य उद्देश्य है ज्वाइन करने का, वो यही है कि अगर मैं आजकल के जो बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, जो हीरो बनना चाहते हैं, स्टार बनना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, उनको ट्रेन कर दें और ट्रेंड एक्टर बना दें, तो मैं कहता हूं वी क्रिएट ग्रेट कम्युनिटी ऑफ ट्रेंड एक्टर्स, ट्रू। वी क्रिएट ग्रेट कम्युनिटी ऑफ ट्रेंड एक्टर्स, एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस में, स्कूल ऑफ एक्टिंग। जी जी जी। तो इसलिए ये मेरा उद्देश्य ज्वाइन करने का। हालांकि मुझे डबल मेहनत करनी पड़ेगी, फिल्म मेकिंग भी और ये एकेडमी के अंदर भी ध्यान देना पड़ता है। आप शूट करते हैं वो भी, फिर एडिटिंग करवाते हैं उसकी, अपना पैशन है तो सब हो जाता है। आई एम वेरी लकी कि मेरा जो पैशन था वो मेरा प्रोफेशन बन गया। बिल्कुल बिल्कुल। क्रेडिट गोज टू माय पेरेंट्स जो ये समझ पाए, और उस जमाने में समझ पाना बहुत बड़ी बात है। गुरुदत्त साहब याद आ रहे हैं मुझे कि गुरुदत्त जी वैसे भी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन एक गुरुदत्त जी की पिक्चर याद आ रही है जिसमें वो ऐसे शॉल ओढ़े एक हॉल में खड़े हैं और ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, वो गाना चल रहा है, प्यासा। तो उनका जो दृष्टिकोण था, जो उनकी दृष्टि थी, जो विजन था, कुछ विजन आज की डेट में मैं आप में देख पाती हूँ, और मुझे लगता है कि दुनिया भी देख पाए कि आप क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। और ये जो अलार्म है, ये इसकी जो आवाज़ है ना, ये सबके कानों तक पहुँचे, ये मेरी आशा है, अभिलाषा है, और बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ कि अलार्म बहुत बहुत ज़्यादा पसंद की जाए, उसे बहुत अच्छी ऑडियंस मिले और उसे राइट जगह पर अपना सही मंच मिल जाए, ये मैं पूरी आशा करती हूँ। और बहुत मज़ा आया, हमेशा की तरह आपसे बातचीत करके। बहुत कुछ बातों बातों में हम सीख जाते हैं, इसीलिए कहते हैं बातें हर बात का हल है, और इसीलिए हमारे प्रोग्राम का नाम भी है बातों बातों में। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।